बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी वीलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत में आजकल इलेक्शन हो रहे हैं। भारत में ये इलेक्शन मोदी मुसलमानों की मुखालफत के बल पर लड़ रहा है और पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी के बल पर उसकी इंतखाबी मुहिम चल रही है। माजी के रिकॉर्ड से मैं आपको एक अपना कॉलम पेश करता हूं जो 27 अप्रैल 2004 को एक कौमी अखबार में शाया हुआ था। इस कॉलम का उन्वान था भरतपुर का तांगे वाला। उम्र तकरीबन 90 साल थी और बीवी भी शायद 81-82 साल के पेटे में होगी। दोनों बुजुर्ग भारतीय सफारत खाने में वीज़े की दरख्वास्त जमा कराने के बाद वीज़े की मिलने वाली तारीख देखकर परेशान थे। 22 अप्रैल के बाद 3 मई को दोबारा उन्हें भारतीय सफारत खाने आना था। ये शायद किसी और के लिए इतना परेशान कुन नहीं होता, लेकिन उनके चेहरे और लिबास से सारी दास्तान आया हो रही थी। बीवी के चेहरे पर मोटा सियाह चश्मा चढ़ा था। बड़े मियाँ लाठी लिए स्कर्ट नुमा तहमत पहने हुए थे। गुस्से की हालत में वीज़े की रसीद को देख रहे थे। बड़ी बी ने निहायत मासूमियत से उनसे कहा, अरे पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है? वो कौन है? जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके कने चलते हैं। लोग बोले हैं वही सब कुछ करे हैं, उसे सुनाएंगे अपनी परेशानी। बड़े मियाँ ने कहा, चल नेक बखत, मैं तुझे बेंच पर छोड़कर आता हूँ, फिर कुछ करूँगा, तू फिक्र न कर, हम कल ही इंडिया जाएंगे। बड़े मियाँ बड़ी बी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के बाद गोया मैदान में अब खम ठोक कर आ गए थे। ये मैदान भारतीय सफारत खाने के वीज़ा सेक्शन के सामने था। उन्होंने एक नारा मारा, गोली मारो या जेल भेज दो, मुझे तो कल ही इंडिया जाना है और मुझे आज ही वीज़ा दो। पुलिस वाले समझाने लगे, बड़े मियाँ अब तो बिल्कुल बात नहीं हो सकती, उन्होंने तो तुमको लिख कर दे दिया है, अब हम तुमको कैसे जाने दें। लेकिन बड़े मियाँ को मजीद तैश आ गया और कहने लगे, फिर मुझे जेल भेज दो। 15 दिन से मेरी यही कहानी है, मैं क्या करूं? पुलिस वालों ने उन्हें फिर समझाने की कोशिश की। अब पुलिस वालों के लहजे में तलखी भी आ गई थी, लेकिन बड़े मियाँ ने बुलंद आवाज के साथ चंद नाकाबिले बयान और नाकाबिले अमल दावे किए, क्योंकि उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए ऐसा नामुमकिन नजर आ रहा था। अब बड़े मियाँ दरवाजे से दूर लाइन से बाहर सड़क पर टहल रहे थे। अपनी लाठी जमीन पर जोर जोर से मारते हुए ये कह रहे थे, ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन वीज़ा लेकर ही जाऊंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा, नहायत अदब से उनसे फुटपाथ पर बैठने की दरख्वास्त की। खिलाफ तवक्को वो बैठ गए। फिर मैंने उनसे पूछा, आप इंडिया में कहाँ जाएंगे? भरतपुर जाएंगे, उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। क्या करते थे आप भरतपुर में? मैं तांगा चलाता था। घर था, जमीन थी। पाकिस्तान बनने का शोर हुआ तो मैंने भी तांगे पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया। बड़े बड़े कांग्रेसियों ने, मालदार लोगों ने मेरी मन्नत की, पैसों का लालच दिया कि ये नारा मिटा दो। मैंने कहा, ना भैया, अब तो पाकिस्तान बने ही बने। मैंने दौलत ठुकरा दी, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं मिटाया। फिर मैंने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि भरतपुर में मेरा मकान था, ज़मीन थी, तांगे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान चला आया। लेकिन यहाँ मुझे वो पाकिस्तान आज तक नज़र नहीं आया जिसके लिए मैंने भरतपुर छोड़ा था। बच्चों को मैंने लिखाया, पढ़ाया, रोज़गार से लगाया, शादियाँ की, लेकिन अब उनकी बीवियों को मैं और मेरी बीवी बोझ लगते हैं। इतनी जालिम बहुएं हैं कि मैं क्या बताऊं। बेटा, तुम यकीन करोगे? ना भी करोगे तो क्या है, इन बहुओं ने मेरी बीवी को मजबूर किया कि आँख के ऑपरेशन के बाद भी उनके लिए खाना पकाए। इसने इनकार किया तो सर पर जूतियां मारी। आँख फिर खराब हो गई, मुझे फिर ऑपरेशन कराना पड़ा। अब 20-25 दिन से यहाँ बरी इमाम में हम दोनों मियाँ बीवी फुटपाथ पर पड़े हैं। रोज़ाना 60-70 रुपये खर्च करके यहाँ आते हैं, जमा पूंजी ख़त्म हो रही है। अब सोचता हूँ 3 मई तक कैसे गुजारा होगा और हम कैसे इंडिया जाएंगे। बेटा, वापस बेटों और बहुओं के पास जाने को दिल नहीं चाहता। इस उम्र में जिल्लत अच्छी नहीं लगती।
मैंने पूछा, भरतपुर में आपका कौन है? बड़े मियाँ बड़े तमकनत से बोले, भतीजे और पोते हैं बेटा, हम दोनों वहीं रहेंगे। मेरा दिल तो चाहता है कि वहीं मर जाऊं। बचपन और जवानी की यादें हैं। यहाँ तो जो भी हुक्मरान आया महंगाई बढ़ाता ही चला गया। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते और लिखते रहे, सारे ही हुक्मरान कुर्सी से चिपक जाते हैं, इज्जत से जाने का नाम ही नहीं लेते। बेटा, ये बद्दुआ है हम जैसों की, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और अब हम अपनी जन्मभूमि की तरफ वापस जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा भी नहीं देते। बेटा, ये पैंट शर्ट वालों को वीज़ा देते हैं। ये लोग अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करके भी आज़ाद नहीं हुए, अभी तक पैंट कमीज में कैद हैं। फिर अचानक किसी ने ये कह दिया कि बड़े मियाँ खुशकिस्मत हो कि तुमको 3 मई की तारीख मिल गई। अक्सर को सितंबर अक्टूबर में बुलाया है। ये कहना था कि बड़े मियाँ को फिर तैश आ गया और वो पहले की तरह नाकाबिले बयान और नाकाबिले अमल दावे करते उठे और खुशकिस्मत कहने वाला दूसरी तरफ को भाग निकला। भारतीय सफारत खाने के सामने ऐसे ही कितने बूढ़े मौजूद हैं जो अपने माजी को याद करने भारत जाना चाहते हैं। कितनी ही बेटियां हैं जो अपने वालिदैन की एक झलक देखने के लिए तड़प रही हैं। कितनी ही बहनें हैं जो अपने भाइयों से मिलने के लिए बेचैन हैं। लेकिन भारत के साथ मोहब्बत का एक तरफा दर्स है जो पाकिस्तान में मौजूद दानिश्वर हमें दे रहे हैं। दरसी किताबों से भारत से नफरत के असबाक निकाले जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सफारत खाना दावे तो आसानियां पैदा करने के करता है, लेकिन रोजाना 100 से ज़्यादा अफराद को वीज़े जारी नहीं करता। मोहब्बत की ये गंगा सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बह रही है। भारत की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जिसे सराहा जा सके। ज़ुबानी बयानात से पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, आवाम की सहूलत और मोहब्बत की बातें हो रही हैं। भारतीय अवाम तो बिला रोक टोक लाहौर, कराची और रावलपिंडी आ जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस कदर आज़ादी के साथ भारत नहीं जा सकते। वाज़ेह रहे कि ये मजमून करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पहले लिखा गया था। करतारपुर कॉरिडोर के बाद तो भारतीयों को बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल हो गई है और पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद वीज़े तंग हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस कदर आज़ादी के साथ भारत नहीं जा सकते। ज़रा भारतीय सफारत खाने के सामने वीज़े की उम्मीद में कतारों में लगे लोगों के सुते हुए चेहरे देखें तो मालूम होता है कि ये कई दिन से सोए नहीं हैं। भारत की हुकूमत इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तानी अवाम को इस मोहब्बत का जवाब दे सकती थी, लेकिन क्यों और किस लिए? वो तो खुद अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रही है वो सबके सामने आया है। पाकिस्तान बनने की सज़ा उन्हें दी जा रही है जो पाकिस्तान नहीं आए। आजकल भारत में पाकिस्तान से दोस्ती भी एक नारा है। ये सन 2004 का जिक्र है, वरना आज 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान से नफरत एक नारा है। एक भारतीय मुस्लिम जरीदे अफकार मिल्ली अप्रैल 2004 में एक मजमून में इंतखाबात और मुसलमान और बीजेपी में रियाज किदवाई लिखते हैं कि मुसलमान अब क्यों इतनी शिद्दत से याद आ रहे हैं। मुसलमानों का कत्ले आम करने के बाद अब वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और पूरी बीजेपी की क़यादत अचानक अपना रुख बदल कर मुसलमानों की दिलजोई में मसरूफ़ हो गई है। कई अफराद को इस काम पर लगा दिया गया है कि वो आम दाढ़ियों टोपियों वालों को अगर हो सके तो साबिक रहनुमाओं तक को पकड़ कर लाएं। रियाज किदवाई लिखते हैं कि बीजेपी की क़यादत मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने का काम कम से कम 52 साल से आज तक जारी रखे हुए है। अपने मौजूदा नाम से ये पार्टी महज 25 साल पुरानी है, लेकिन ये अक़लियत दुश्मनी पर कायम तंजीम RSS और राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ की पैदावार है। इस तंजीम के दूसरे सरबराह MS गवालकर ने 1951 में मगरबी बंगाल के एक RSS प्रचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क़यादत में भारतीय जंग संघ कायम की थी, जो आज बीजेपी के नाम से हमारे सामने है। उस वक्त से आज तक ये RSS के कंट्रोल में है, लेकिन आज अगर मुसलमानों के वोट बीजेपी को मिल जाए, उनको वो अक्सरियत हासिल हो जाएगी जिसके नतीजे में वो अपना बाकी मांदा एजेंडा पूरा कर सकेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की गलतियों का फ़ायदा उठाने के बाद मुल्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है और अब मोदी तीसरी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहा है और उन्होंने राम मंदिर बनाकर अपना एजेंडा पूरा कर लिया है तकरीबन,
اور اب ہو سکتا ہے کہ مزید یہ کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کا بھی ان کا ایجنڈا پورا ہو جائے، کیونکہ ریاض قدوائی کے بقول اگر مسلمانوں کے رویے میں تبدیلی لائی جا سکے تو اس سے بی جے پی کے امیدواروں کو براہ راست فائدہ حاصل ہونے کے علاوہ یہ فوائد بھی ملیں گے۔ نمبر 1، ہندو ووٹر جو بی جے پی سے نالاں ہونے کے باوجود اپنے سیکولر مزاج کی وجہ سے بھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتے، ان کا رویہ بدل جائے گا۔ بی جے پی کی حلیف این ڈی اے پارٹیوں کو فائدہ پہنچے گا، وہ مسلم ووٹروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی۔ ملک کے علاوہ دنیا میں بھی بی جے پی اور آر ایس ایس کی صورت بہتر ہوگی۔ آر ایس ایس نے اپنے قیام کے 70-80 سال بعد اپنی مسلم شاخ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ افکار ملی لکھتا ہے کہ اگر بی جے پی اور آر ایس ایس کا یہ منصوبہ پورا ہو جائے تو اس طرح وہ گویا خود مسلمانوں کی مدد سے اس ملک میں ان کی جڑیں کاٹنے کے ادھورے کام کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ اقتدار پر قبضہ جما لیں گے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب وزیر اعظم واجپئی نے کہا تھا، اگر مسلمان ہم کو ووٹ نہیں دیتے تو ہم کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم ان کے ووٹوں کے بغیر ہی الیکشن جیت کر دکھا دیں گے۔ افکار ملی نے وزیر اعظم واجپئی کے گجرات کے فسادات اور قتل کے عام اور قتل عام کے موقع پر چند بیانات کا حوالہ دیا۔ نمبر 1، گودھرا کے بعد جو کچھ گجرات میں ہوا وہ افسوسناک ہے، مگر آگ لگائی کس نے؟ گوا میں بی جے پی کے اجلاس سے خطاب۔ نمبر 2، میرے بیرونی دورے میں مجھ سے کہا گیا کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں امن سے نہیں رہتے، گوا کے اجلاس سے خطاب۔ نمبر 3، میں ایک سیوم سیوک، آر ایس ایس کا ایک رکن اور اس کا خادم تھا، سیوم سیوک ہوں اور رہوں گا، مجھ سے سیوم سیوک بننے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، نیو یارک میں وشو ہندو پریشد کے جلسے سے خطاب۔ نمبر 4، اجودھیا میں رام مندر کی تعمیر اور دوسرے کٹر مطالبات کے جواب میں نیو یارک میں مذکورہ جلسے میں ہم یعنی بی جے پی کو اپنی امداد و تعاون کو مکمل اکثریت حاصل کرنے اور طرح اقتدار پانے تو دیجیے۔ نمبر 5، رام جنم بھومی کی تحریک عوامی جذبات کا اظہار تھی جس کے تحت بابری مسجد شہید کی گئی۔ دہلی میں مرکزی وزیر شاہ نواز حسین، اس کی بیوی ہندو ہے، کہ یہاں افطار پارٹی سے خطاب۔ آج بھارت میں نصاب کو ہندو رنگ دیا جا رہا ہے اور اسی کی ایک کڑی پاکستان کے نصاب سے ہندو کی اصل تاریخ کو مٹانا بھی شامل ہے۔ یہ کام ایس ڈی پی آئی کے سیوم سیوک اور وفاقی وزارت تعلیم کے جن سنگھ ہی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یو پی میں مسجدوں اور مدرسوں کی مرمت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگرچہ قانون پر اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے لیکن اس قانون کی دہشت ابھی تک باقی ہے۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھرت پور کا یہ تانگے والا کہاں جائے؟ اس کے خواب نہ پاکستان میں پورے ہوئے ہیں اور اب بھارت میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج پاکستان میں بھی بہت سے لوگ بھارت سے دوستی کے مشورے دیتے ہیں، لیکن بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان کرتارپور جیسے احمقانہ فیصلے اب تک کیے جا رہا ہے۔ کرتارپور کی ویزا فری حیثیت ختم کی جائے اور یہاں پر سکھوں کو خصوصی ویزے دے کر صرف سکھوں کو آنے دیا جائے، کیونکہ اس وقت بھارت بڑی تعداد میں ہندو اور را کے ایجنٹس اس راستے سے بھیج رہا ہے اور ہم اس میں اس کے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارت نے اجمیر جانے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی کوریڈور نہیں کھولا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوسروں تک ہمارا پیغام پہنچائیے، ان کو بھی کہیے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔